गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जूलॉजी क्लासेस में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जो कि बीएससी फाइनल ईयर और कुछ यूनिवर्सिटी में बीएससी सेकेंड ईयर में कोऑर्डिनेट वाले पेपर में महत्वपूर्ण है। हम बात करें स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट की, तो हमने प्रीवियस वीडियो में कुछ कोऑर्डिनेट्स एनिमल के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात की थी। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ कोऑर्डिनेट एनिमल्स के हार्ट और इनके स्ट्रक्चर का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट एनिमल्स के हार्ट के स्ट्रक्चर की। तो हम सुपर क्लास स्पीशीज के एक महत्वपूर्ण रिप्रेजेंटेटिव एनिमल स्कोलिडोन के हार्ट की आज स्टडी करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट इन कोऑर्डिनेट्स, अर्थात हम स्कोलिडोन जिसे कुत्ता मछली कहते हैं, इनके हृदय की संरचना और इसकी कार्यप्रणाली के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हम बात करें स्कोलिडोन की, तो आप सब जानते हैं स्कोलिडोन एक शार्क फिश है, अर्थात समुद्री शार्क मछली है जो कि सामान्यतः क्लास कॉन्ड्रिक्टीज में रखी जाती है। अगर हम सिस्टमेटिक पोजीशंस की बात करें तो ये कॉन्ड्रिक्टीज का एक महत्वपूर्ण एनिमल्स है। क्लास कॉन्ड्रिक्टीज की बात करें तो स्कोलिडोन में सामान्यतः प्लेकोइड स्केल्स इनकी बॉडी पर देखने को मिलते हैं और ये मराइन वाटर हैबिटेट शो करती है, अर्थात समुद्री जल में ये देखने को मिलती है और शार्क फिशेज हैं। इनके अलावा हम इंडिया में स्कोलिडोन की बात करें तो ये सामान्यतः हिंद महासागर में सर्वाधिक देखने को मिलती है। अर्थात स्कोलिडोन कंप्लीटली एक्वेटिक हैबिटेट शो करती है और एक्वेटिक हैबिटेट में भी ये मराइन वाटर हैबिटेट शो करती है। अगर हम इनकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात करें तो ये लगभग 50 सेंटीमीटर की लंबाई युक्त मछली होती है, जिनमें आगे की तरफ स्नाउट उपस्थित होता है, जहाँ नोस्ट्रिल हमें देखने को मिलते हैं और ये एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर शो करती है या बेलनाकार संरचना के समान आकृति शो करती है और लगभग 50 सेंटीमीटर लंबाई की ये मछली होती है। इनके अलावा एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में हम बात करें तो इनमें एक्जोस्केलेटन की बात करें तो इनमें प्लेकोइड स्केल्स पाए जाते हैं, अर्थात शल्कों की बात करें तो इनमें प्लेकोइड शल्क इनकी विशेषता है और फिन्स की बात करें तो इनमें पेड और अनपेड फिन्स देखने को मिलता है। हम बात करें हार्ट की संरचना की, तो स्कोलिडोन का जो हार्ट है उसके दो फिगर मैंने यहाँ मेंशन किए हैं। एक स्कोलिडोन के हार्ट का डोर्सल व्यू दिखा रहा है और एक स्कोलिडोन के हार्ट का वेंट्रल व्यू दर्शा रहा है। हम बात करें स्कोलिडोन के हार्ट की, तो सबसे पहले हार्ट के पोजीशन की बात करें तो स्कोलिडोन में हार्ट अधर पृष्ठ दिशा पर उपस्थित होता है, अर्थात आप ये कह सकते हैं कि इनमें हार्ट डोर्सो वेंट्रली सिचुएटेड होता है और ये एक विशेष प्रकार की ट्यूब जिसे एंडोकार्डियल ट्यूब कहते हैं, इस एंडोकार्डियल ट्यूब से इसका ओरिजिन होता है। हम बात करें इनकी पोजीशंस की, तो हार्ट ग्रसनी के पीछे एक विशेष प्रकार की कैविटी जिसे पेरिकार्डियल कैविटी या परिहृदय गुहा कहते हैं उसमें उपस्थित होता है और ये परिहृदय गुहा पार्श्व गिल्स के मध्य उपस्थित होती है, अर्थात जो लेटरल साइड में
गिल्स या क्लोम उपस्थित होते हैं, उनके बीचों बीच ये पेरिकार्डियल कैविटी उपस्थित होती है और इसी पेरिकार्डियल कैविटी में स्कोलेडोन या कुत्ता मछली का हृदय उपस्थित होता है, जिसकी पोजीशंस सामान्यतः डोर्सो वेंट्रली होती है, अर्थात पृष्ठ अधरीय दिशा में ये स्थित होता है। हम बात करें इसकी हार्ट की, तो हार्ट के चारों तरफ विशेष प्रकार का आवरण देखने को मिलता है, जिसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं। इस पेरिकार्डियम के द्वारा हृदय दो विशेष प्रकार की भित्तियों से घिरा हुआ रहता है। इन भित्तियों के द्वारा ही इसकी सुरक्षा की जाती है, अर्थात आप कह सकते हैं जो पेरिकार्डियम एनवलप होता है, ये पेरिकार्डियम एनवलप में एक विशेष प्रकार का वाटर सब्सटेंसेज फ्लूइड हमें देखने को मिलता है, जिसे हम पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। अर्थात जो परिहृदय आवरण होता है, इस परिहृदय आवरण में एक विशेष प्रकार का जलीय तरल पाया जाता है। ये जलीय तरल हृदय की चोटों से, रगड़ से आदि से बचाने का कार्य करता है। अब हम बात करें स्तनियों में हार्ट के ओरिजिन की, तो स्तनियों में सामान्यतः हार्ट का ओरिजिन भ्रूण की मेसोडर्म लेयर से होता है, अर्थात भ्रूणीय अवस्था में हृदय का जो ओरिजिन है वो मध्य जनन स्तर से होता है और मध्य जनन स्तर की कुछ कोशिकाएं जिन्हें हम मीजेनकाइम सेल्स कहते हैं, इन मीजेनकाइम सेल्स के द्वारा स्तनियों का हृदय निर्मित होता है या स्तनियों का हृदय बनता है। मीजेनकाइम सेल्स की बात करें तो ये मीजेनकाइम सेल्स कुछ एंडोकार्डियल रूडिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि एस शेप्ड होती है, और ये सेल्स दो नलिकाओं के रूप में उपस्थित होती है, जो आगे चलकर एंडोकार्डियल ट्यूब का फॉर्मेशन करती है और इसी एंडोकार्डियल ट्यूब से हृदय का निर्माण होता है। अर्थात ओरिजिन के बेसिस पे हम देखें तो हार्ट का ओरिजिन मेसोडर्म से होता है, जिसे मध्य जनन स्तर कहते हैं। हम स्कोलेडोन के हार्ट की बात करें तो स्कोलेडोन का हार्ट सामान्यतः 4 महत्वपूर्ण भागों से मिलकर बना होता है। हम इन 4 महत्वपूर्ण भागों की बात करें तो साइनस विनोसस, पश्च से अग्र दिशा की हम बात करें तो पोस्टीरियर से एंटीरियर रीजन की तरफ सबसे पहले साइनस विनोसस, जिसे सिरा कोटर कहते हैं, ओरिकल या एट्रियम जिसे आलिंद कहते हैं, वेंट्रिकल जिसे नीले कहते हैं, और अंत में कोनस आर्टियोसस जिसे हम धमनी शंकु कहते हैं, ये उपस्थित होते हैं। हम बात करें स्कोलेडोन के हृदय की, तो स्कोलेडोन या कुत्ता मछली का हृदय सामान्यतः मायोजेनिक हृदय कहलाता है, अर्थात मायोजेनिक हार्ट समस्त कोऑर्डेट एनिमल्स और फाइलम मोलस्का की विशेषता होती है। इनमें जो हृदय की कार्यप्रणाली की शुरुआत होती है वो सामान्यतः पेशियों से होती है, अतः इस प्रकार के हृदय को हम मायोजेनिक हृदय कहते हैं। मायोजेनिक हृदय होने के साथ साथ कुत्ता मछली के हृदय की बात करें तो ये एक प्योरली या कंप्लीटली वेनस हार्ट कहलाता है। वेनस हार्ट इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि इसमें सामान्यतः सीरिय रक्त बहता है, अर्थात इनमें बहने वाला जो रक्त है वो सामान्यतः अशुद्ध होता है या इम्प्योर ब्लड होता है, अतः इम्प्योर ब्लड के फ्लो होने की वजह से इस प्रकार के हार्ट को हम वेनस हार्ट या सीरिय हृदय भी कहते हैं। सीरिय हृदय का मतलब है कि इनमें केवल सिराएं उपस्थित होती है, आर्टरी इनमें देखने को नहीं मिलती है। अर्थात हृदय में जो रक्त की जो प्रक्रिया में जो वाहिकाएं भाग लेती है या ब्लड वेसल्स भाग लेती है, उनमें सामान्यतः वेन्स ही
उपस्थित होती है, आर्टरी इनमें अनुपस्थित होती है। हम बात करें वेनस हार्ट की तो स्कोलिडोन का हृदय सामान्यतः 4 कक्षों से मिलकर बना होता है, लेकिन इनमें 2 कक्ष अस्थायी या टेम्परेरी होते हैं और 2 कक्ष ही परमानेंट होते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि स्कोलिडोन या कुत्ता मछली का हृदय सामान्यतः 2 कक्षीय होता है या 2 चैम्बर्ड होता है, जिसमें एट्रियम और एक वेंट्रिकल या नीले हमें देखने को मिलता है। 2 अस्थायी संरचनाएं कोनस आर्टियोसस जिसे धमनी शंकु कहते हैं और साइनस विनोसस जिसे हम सिरा कोटर कहते हैं, ये अस्थायी संरचनाएं हैं। अर्थात स्कोलिडोन का हृदय 2 चैम्बर्ड होता है, जिनमें एक आलिंद और एक नीले उपस्थित होता है। हम अगर बात करें डोर्सल व्यू की तो स्कोलिडोन का हृदय कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। जैसे सबसे पहले हम बात करें तो साइनस विनोसस भाग होता है जो सबसे पश्चिम दिशा में होता है। अगर हम पोस्टीरियर एंड की तरफ से बात करें तो सबसे पहले साइनस विनोसस आता है। साइनस विनोसस के बाद में एट्रियम या आलिंद आता है। आलिंद के बाद वाला भाग नीले या वेंट्रिकल आता है और वेंट्रिकल के बाद वाला भाग कोनस आर्टियोसस या धमनी शंकु आता है, जो कि वेंट्रल एरोटा या अधर महाधमनी से जुड़ा हुआ रहता है। तो स्टूडेंट्स, अगर डोर्सल व्यू की बात करें तो एक सिंपल ट्रायंगुलर या त्रिकोणाकार हृदय हमें दिखाई देता है, जो सामान्यतः एक लचीला या पेशीय संरचना के रूप में उपस्थित होता है और एक प्रिमिटिव हार्ट या आदिम हृदय हमें देखने को मिलता है। बात करें सबसे पहले भाग साइनस विनोसस की, जिसे सिरा कोटर कहते हैं। सिरा कोटर की बात करें तो ये वाली जो संरचना है ये साइनस विनोसस या सिरा कोटर है। सिरा कोटर में दोनों लेटरल साइड में 2 विशेष प्रकार की डक्ट्स निकलती है, जिसे डक्ट ऑफ क्यूवेरी कहा जाता है। अर्थात इन्हें डक्ट ऑफ क्यूवेरी के नाम से जाना जाता है क्योंकि दोनों लेटरल साइड में ये उपस्थित होती है। तो डक्ट ऑफ क्यूवेरी सामान्यतः शरीर के विभिन्न भागों से रक्त वेन्स के द्वारा एकत्रित करके लाती है। इन डक्ट ऑफ क्यूवेरी की सहायता से शरीर के विभिन्न भागों से इम्प्योर ब्लड या अनऑक्सीजनित रुधिर इस सिरा कोटर में प्रवेश करता है। ये सिरा कोटर सामान्यतः एक कम पेशीय संरचना है, जो कि एक अवशेषी संरचना के रूप में यहाँ उपस्थित होती है। सिरा कोटर की बात करें तो ये हायर कोऑर्डिनेट्स में आगे चलकर दाएं आलिंद में कन्वर्ट हो जाता है। अर्थात साइनस विनोसस राइट ओरिकल की तरह यहाँ फंक्शन करता है या दाएं आलिंद की तरह यहाँ कार्य करता है और शरीर के विभिन्न भागों से जो डक्ट ऑफ क्यूवेरी होती है इनके द्वारा लाया गया अशुद्ध रक्त को ये एकत्रित करने का कार्य करता है। सिरा कोटर से सिरा आलिंद छिद्र के द्वारा साइनस विनोसस एट्रियम में खुलता है। अर्थात सबसे पश्चिम भाग की बात करें तो सबसे पहले पश्चिम भाग की तरफ साइनस विनोसस उपस्थित होता है। क्योंकि आप समझते हैं कि स्कोलिडोन में जो ब्लड फ्लो होता है वो वन वे फ्लो होता है। अर्थात इनमें मोनोसर्किट सर्कुलेशन हमें देखने को मिलता है, जिसे एकल परिसंचरण तंत्र हम कह सकते हैं। तो मोनोसर्किट सर्कुलेशन या वन वे फ्लो होने के कारण इनमें सामान्यतः जो इम्प्योर ब्लड है वो साइनस विनोसस में जब संकुचन की प्रक्रिया होती है या डायस्टोल की प्रक्रिया होती है तो उस समय साइनस विनोसस का संपूर्ण अशुद्ध रक्त एट्रियम या ओरिकल में प्रवेश करता है और ये साइनो ओरिकुलर अपर्चर के द्वारा प्रवेश करता है, जो कि इन दोनों के मध्य उपस्थित होता है। यहाँ पे साइनो एट्रियम अपर्चर या साइनो ओरिकुलर अपर्चर
जिसे हम सिरा आलिंद छिद्र कहते हैं, ये उपस्थित होता है और इसी के द्वारा ये साइनस विनोसस का अशुद्ध रक्त एट्रियम या आलिंद में पहुंचता है। हम बात करें स्क्लेरोडोन के सेकंड भाग ओरिकल या एट्रियम की, तो एट्रियम साइनस विनोसस के आगे पृष्ठ से उपस्थित होता है, अर्थात डोर्सली सरफेस पे ये उपस्थित होता है। सिरा कोटर से ये अधिक पेशीय संरचना है जो नीले के ऊपर पाई जाती है, अर्थात ये वेंट्रिकल है, इस वेंट्रिकल के ऊपर एट्रियम या ओरिकल उपस्थित होता है और ये सिरा कोटर से अत्यधिक पेशीय संरचना है। ये एट्रियम और एट्रियम की दोनों पार्श्व सतह कर्ण के समान संरचना बनाए रखती है। आपको इस वेंट्रल व्यू में ये अपर्चर दिखाई दे रहा होगा जो कि ओरिकल और वेंट्रिकल के मध्य उपस्थित होता है और यह इसी छिद्र के द्वारा वेंट्रिकल में ब्लड प्रवेश करता है। तो एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर आलिंद और नीले की पेशी या भित्ति के मध्य उपस्थित होता है और यहाँ दो पॉकेट समान वाल्व भी हमें देखने को मिलते हैं। आलिंद से जब अशुद्ध रक्त नीले में प्रवेश करता है तो इसके विपरीत प्रवाह को रोकने का कार्य करते हैं, अर्थात जो एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर है यहाँ दो पॉकेट समान वाल्व देखने को मिलते हैं और ये वाल्व विपरीत प्रवाह को रोकने का कार्य करते हैं। अब बात करते हैं हम स्क्लेरोडोन के हार्ट के थर्ड पार्ट की, जो कि है वेंट्रिकल या नीले। नीले की बात करें तो नीले एक त्रिभुजाकार संरचना के रूप में आपको दिखाई दे रहा होगा। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये वेंट्रिकल है जिसे हम नीले कहते हैं। नीले अत्यधिक पेशीय संरचना है, अर्थात नीले के द्वारा ही रक्त को संपूर्ण ब्रेंकियल आर्टरी में भेजा जाता है। अतः नीले की भित्तियाँ अत्यधिक पेशीय और मोटी संरचना युक्त होती है, जिसे आप कह सकते हैं कि आलिंद की अपेक्षा नीले की भित्तियाँ अत्यधिक पेशीय होती है। ये भी एक त्रिभुजाकार संरचना है और मोटे थैलेनुमा संरचना के रूप में दिखाई देता है। नीले की बात करें तो नीले छोटा होता है लेकिन ये अत्यधिक पेशीय संरचना है, अर्थात हार्ट में सबसे अधिक मस्कुलर स्ट्रक्चर वेंट्रिकल के रूप में देखा जाता है। वेंट्रिकल की बात करें तो इसकी आंतरिक भित्ति में कुछ वलय समान संरचनाएं हमें देखने को मिलती है जिन्हें हम कोर्डा टेंडिनी कहते हैं। इन कोर्डा टेंडिनी के द्वारा ही नीले में संकुचन और प्रकुंचन की प्रक्रिया को नियमित किया जाता है, अर्थात आप कह सकते हैं कि जो हृदय की कार्य प्रणाली को संतुलित रखने का कार्य जो होता है वो इन कोर्डा टेंडिनी फाइबर्स की सहायता से इनमें देखा जाता है। नीले आगे की ओर सामान्यतः एक पेशीय नलिका में खुलता है जिसे कोनस आर्टियोसस या धमनी शंकु कहते हैं। धमनी शंकु में सामान्यतः हमें 3 प्रकार के सेमिलुनार वाल्व या अर्धचंद्राकार कपाट देखने को मिलते हैं। इन 3 अर्धचंद्राकार कपाटों में एक अग्र भाग में उपस्थित होता है और 2 पार्श्व भाग में उपस्थित होता है। अग्र भाग में जो सेमिलुनार वाल्व होता है इसके साथ में एक असेसरी वाल्व या सहायक वाल्व या कपाट भी हमें देखने को मिलता है और ये नीले में रक्त को जाने से रोकने का कार्य करते हैं, अर्थात जो नीले से रक्त धमनी शंकु में आया है इस धमनी शंकु में आए हुए रक्त को पुनः नीले में नहीं जाने देते हैं, अर्थात विपरीत प्रवाह को रोकने का कार्य ये सेमिलुनार वाल्व या कपाट करते हैं जो धमनी शंकु में उपस्थित होते हैं। सामान्यतः इनकी संख्या 3 होती है, एक पृष्ठीय और 2 पार्श्वीय भागों में देखने को मिलते हैं। जो पृष्ठीय वाल्व या कपाट होता है इनके साथ एक असेसरी वाल्व भी उपस्थित होता है जिसे हम सहायक कपाट कहते हैं। धमनी शंकु की बात करें तो धमनी शंकु आगे चलकर वेंट्रल एरोटा में खुलता है जिसे
हम अधर महाधमनी कहते हैं। वेंट्रल एरोटा को ही हम सामान्यतः ट्रंकस आर्टियोसस भी कहते हैं, अर्थात ट्रंकस आर्टियोसस वेंट्रल एरोटा को ही कहा जाता है। कभी कभार वेंट्रल एरोटा एक फूली हुई संरचना के रूप में हमें दिखाई देता है, तो इन फूली हुई संरचना को बल्बस आर्टियोसस के नाम से भी हम जानते हैं। तो वेंट्रल एरोटा से रिलेटेड दो टर्म्स हमें ध्यान रखनी है, एक है ट्रंकस आर्टियोसस। तो ट्रंकस आर्टियोसस अर्थात वेंट्रल एरोटा को ही हम ट्रंकस आर्टियोसस कहते हैं। और जब ये वेंट्रल एरोटा एक फूली हुई संरचना के रूप में हमें दिखाई देता है तो इसे सामान्यतः बल्बस आर्टियोसस भी कहा जाता है। तो ये दो विशेष टर्म है जो कि स्केलेटन के हार्ट से रिलेटेड है और कई बार एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चंस में इनको पूछा गया है। तो आपको ये दोनों टर्म भी यहाँ क्लियर होनी चाहिए कि ट्रंकस आर्टियोसस क्या होता है और बल्बस आर्टियोसस क्या होता है। अब बात करें हम इसकी कार्य प्रणाली की, तो कार्य प्रणाली को समझने के लिए मैंने यहाँ एक फिगर मेंशन किया है जो स्केलेटन के वेंट्रल व्यू को दिखा रहा है, अर्थात हार्ट के वेंट्रल व्यू से हम इसकी कार्य प्रणाली या मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करेंगे। हम सब जानते हैं कि स्केलेटन में हृदय वीनस हार्ट होता है या सीरिय हृदय होता है, जिनमें सामान्यतः अशुद्ध रक्त बहता है, अर्थात इनमें इम्प्योर ब्लड ही हमें देखने को मिलता है। और साथ में सिंगल सर्किट सर्कुलेशन या मोनो सर्किट सर्कुलेशन इसकी विशेषता होती है, अर्थात इनमें एक चक्रीय परिवहन हमें देखने को मिलता है। अतः इसे हम सिंगल सर्किट हार्ट या मोनो सर्किट सर्कुलेशन भी कहते हैं। मोनो सर्किट सर्कुलेशन का मतलब है कि हृदय में रक्त सिर्फ एक बार गुजरता है। ये इसका वेंट्रल एरोटा है। वेंट्रल एरोटा की बात करें तो कोनस आर्टियोसस आगे चलकर वेंट्रल एरोटा में खुलता है, जो कि इसके एंटीरियर रीजन का पार्ट है। हम अगर पोस्टीरियर रीजन की बात करें तो पोस्टीरियर रीजन में हमें सबसे पहले एक संरचना दिखाई देती है जिसे हम साइनस विनोसस कहते हैं। साइनस विनोसस थैले के समान संरचना है जिनमें दो डक्ट लेटरल साइड से आकर खुलती है, जिन्हें डक्ट ऑफ क्यूवेरी भी कहा जाता है। तो डक्ट ऑफ क्यूवेरी के द्वारा सबसे पहले अशुद्ध रक्त शरीर के विभिन्न भागों से साइनस विनोसस में आता है, अर्थात सिरा कोटर में आता है। सिरा कोटर से आलिंद में प्रवेश करता है और यहाँ साइनस विनोसस और एट्रियम के मध्य एक विशेष छिद्र हमें देखने को मिलता है जिसे साइनो एट्रियल अपर्चर कहते हैं। इस साइनो एट्रियल अपर्चर को हम हिंदी में सिरा आलिंद छिद्र कहते हैं, जिनके द्वारा अशुद्ध रक्त साइनस विनोसस से एट्रियम में प्रवेश करता है। एट्रियम साइनस विनोसस से अधिक पेशीय संरचना है, ये भी एक थैलेनुमा संरचना के रूप में उपस्थित होता है। एट्रियम से जब ब्लड वेंट्रिकल में प्रवेश करता है तो यहाँ पे भी हमें एक विशेष प्रकार का छिद्र जिसे एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर, ये जो दिखाई दे रहा है आपको डॉटेड स्ट्रक्चर, ये एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर है जिसके द्वारा आलिंद से ब्लड नीले में प्रवेश करता है। ये वाली संरचना नीले है जो कि काफ़ी मजबूत होती है और यही एक मात्र हृदय का वो भाग है जहाँ से रक्त को विभिन्न भागों में भेजा जाता है, अर्थात इसी भाग से हृदय से अशुद्ध रक्त गिल्स या क्लोमों में प्रवेश करता है, जहां ये ऑक्सीजनित रुधिर में कन्वर्ट होता है। तो ये अत्यधिक पेशीय संरचना है और एक बड़े त्रिभुजाकार थैले के समान ये उपस्थित होती है। हम बात करते हैं नीले की, तो नीले से जब रक्त कोनस आर्टियोसस में प्रवेश करता है या धमनी शंकु में प्रवेश करता है तो धमनी शंकु में हमें
सेमिलुनार वाल्व के रूप में संरचनाएं दिखाई देती है। ये वाली जो कंडीशंस है ये सेमिलुनार वाल्व को शो कर रही है, अर्थात इनमें अर्धचंद्राकार कपाट देखने को मिलते हैं। ये अर्धचंद्राकार कपाट सामान्यतः प्रत्येक पंक्ति में 3 विशेष प्रकार की कपाट हमें देखने को मिलते हैं, जिनमें एक अग्र पृष्ठीय और 2 सामान्यतः पार्श्व साइड में उपस्थित होते हैं। अर्थात जो सेमिलुनार वाल्व की जो रो होती है ये अर्धचंद्राकार कपाट की पंक्तियां रुधिर के विपरीत प्रवाह को रोकने का कार्य करती है, अर्थात धमनी शंकु से ब्लड वापस नीले में प्रवेश नहीं करे, इसको नियंत्रित करने का कार्य धमनी शंकु में सेमिलुनार वाल्व की रो करती है। सेमिलुनार वाल्व की बात करें तो प्रत्येक पंक्ति में 3 वाल्व या कपाट हमें देखने को मिलते हैं, जिनमें एक अग्र पृष्ठ और 2 पार्श्व दिशा में उपस्थित होते हैं। साथ ही जो अग्र पृष्ठ वाल्व होता है इनमें एक असेसरी वाल्व भी हमें देखने को मिलता है, अर्थात ये जो रो होती है धमनी शंकु में ये रक्त के विपरीत प्रवाह को रोकने का कार्य ही करती है। इसके बाद धमनी शंकु से जब अशुद्ध रक्त वेंट्रल एरोटा या अधर महाधमनी में प्रवेश करता है तो अधर महाधमनी कई शाखाओं में बटी हुई रहती है, जो कि गिल्स में इम्प्योर ब्लड को ले जाने का कार्य करती है। सामान्यतः हम बात करें ब्रेंकियल सिस्टम की तो इनमें 5 ब्रेंकियल आर्टरी हमें देखने को मिलती है, जिन्हें हम इफरेंट और एफरेंट आर्टरी सिस्टम कहते हैं। इस एफरेंट और इफरेंट आर्टरी के द्वारा ही रक्त को गिल्स में ले जाया जाता है और रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है। तो यहाँ वेंट्रल एरोटा जो होता है वो सामान्यतः अलग अलग प्रकार की आर्टरी में डेवलप होता है। जैसे यहाँ आपको छिद्र दिखाई दे रहा होगा, ये छिद्र पेयर्ड अपर्चर ऑफ द 4th अफरेंट आर्टरी, ये 4थी अफरेंट आर्टरी में खुलने वाला छिद्र है, अर्थात यहाँ से जो ब्लड जाएगा वो 4थी एफरेंट आर्टरी में जाएगा। जैसे यहाँ पे एक मध्य में छिद्र आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से ये छिद्र 5वीं जोड़ी एफरेंट आर्टरी में रक्त को ले जाने का कार्य करेगा। इस प्रकार हम बात करें वेंट्रल एरोटा की, जो कि ट्रंकस आर्टियोसस भी कहलाता है, ये एक मोटी नलिकाकार संरचना है जो कई ब्रांच में बटी हुई रहती है, जिनकी सहायता से रक्त सामान्यतः ब्रेंकियल आर्टरी में पहुंचता है, जहां से रक्त को डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट किया जाता है। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि जो स्केलेटन का हार्ट होता है वो सामान्यतः सिंगल फ्लो दिखाता है, और ये सिंगल फ्लो भी यूनिडायरेक्शनल होता है, अर्थात एक दिशीय प्रवाह हमें इनमें देखने को मिलता है, जिसे आप कह सकते हैं कि पोस्टीरियर रीजन से एंटीरियर रीजन की तरफ ब्लड फ्लो करता है, अर्थात पृष्ठ दिशा से अग्र दिशा की तरफ इनमें रक्त का प्रवाह होता है। और हृदय में रक्त का जो प्रवाह होता है वो सामान्यतः एकल परिसंचरण कहलाता है, जिन्हें हम मोनोसर्किट सर्कुलेशंस कहते हैं। हम मोनोसर्किट सर्कुलेशंस के पाथवे की बात करें तो सबसे पहले विभिन्न भागों से रक्त साइनस विनोसस में आता है, जिसे सिरा कोटर कहते हैं। साइनस विनोसस से ये आलिंद या एट्रियम में पहुंचता है, एट्रियम से ये वेंट्रिकल या नीले में पहुंचता है, और नीले से ये धमनी शंकु से होता हुआ वेंट्रल एरोटा में पहुंचता है। तो जो कार्य प्रणाली है स्केलेटन की वो बिल्कुल सिंपल या सरल तरीके से मैंने आपको समझाई है। उम्मीद है आपको स्केलेटन के हार्ट का स्ट्रक्चर, जिनमें डोर्सल व्यू और वेंट्रल व्यू यहाँ मैंने मेंशन किया है, इजीली आपको समझ आया होगा। साथ में हार्ट के मैकेनिज्म या फिजियोलॉजी के बारे में भी आपको आसानी से समझ आया होगा। अतः अगर आपको ये वीडियो समझ आया है तो आप मेरे YouTube चैनल जूलॉजी क्लासेज को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले दिनों में मैं बचे हुए कोऑर्डिनेट एनिमल्स के हार्ट के स्ट्रक्चर और इसकी फिजियोलॉजी या मैकेनिज्म को
आसानी से समझा सकूं।